बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है कफन पोश नावल एपिसोड नंबर 14। मरी का सीजन अभी शुरू ना हुआ था, मगर मॉल पर उस वक्त भी थोड़ी बहुत रौनक मौजूद थी। दुकानें बंद थी लेकिन होटल खुले हुए थे। एक बड़े होटल के सामने तो अभी तक गाड़ी खड़ी थी और शीशों के बड़े दरवाजों के उस तरफ चंद लोग खाने में मशगूल नजर आ रहे थे। मैं उस होटल के सामने से गुजरकर आगे बढ़ा। खुशकिस्मती से चंद सौ रुपए अभी तक मेरी जेब में पड़े थे। चंद कदम आगे जाने के बाद मुझे एक होटल का खुला हुआ दरवाजा दिखाई दिया। मैं बेधड़क उसके अंदर दाखिल हुआ। दरवाजे के बिल्कुल सामने काउंटर था जिसके पीछे एक उम्र रसीदा शख्स कुर्सी पर बैठा था। मैंने उसके सामने पहुंचकर काउंटर पर उंगलियां बजाई तो वो हड़बड़ा के उठ बैठा। कौन हो, क्या बात है? वो आंखें मलते हुए बोला। मुसाफिर। इस वक्त उसने सामने लगे क्लॉक को देखा, फिर आगे की तरफ झुककर मेरा जायजा लेने लगा। मेरी गाड़ी खराब हो गई है, इसलिए देर हो गई। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? गाड़ी तो वहीं खड़ी है रास्ते में जहाँ खराब हुई थी। मैं तो लिफ्ट लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। सामान कहाँ है आपका? उसका लहजा जरा सा तब्दील हुआ। सामान कोई नहीं मेरे पास, मैं यहाँ काम से आया हूँ, सिर्फ एक दिन के लिए। अच्छा है, ठीक है। नाम पते के अदराज से फारिग होकर उसने बोर्ड से एक चाबी निकाली और मेरी तरफ बढ़ा दी। चार नंबर कमरा है, निचली मंजिल पर। आप खुद चले जाएंगे या बेरे को बुला दूं? नहीं चचा, मैं खुद चला जाऊंगा, मगर क्या कुछ खाने को मिलेगा? मुझे वाकई शदीद भूख महसूस हो रही थी। हाँ, क्यों नहीं, आप वहाँ मेज पर तशरीफ रखिए, मैं अभी वेटर को बुलाता हूँ। खाना ज्यादा अच्छा न था, मगर शदीद भूख की वजह से मैं पेट भरकर खा गया। खाने से फारिग होने के बाद मैं काउंटर पर जाकर खड़ा हुआ। चचा जान, फोन तो होगा आपके पास? हाँ, फोन तो है, मगर इस वक्त आप किसे फोन करना चाहते हैं? इस्लामाबाद अपने दोस्त को। मैनेजर ने टेलीफोन दराज से निकालकर मेरे सामने काउंटर पे रखा। मैंने इंस्पेक्टर फरहाद के दफ्तर का नंबर मिलाया, मगर वहां से मालूम हुआ कि वो बहुत देर पहले घर जा चुके हैं। मैं जहन पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करने लगा कि उसके घर का फोन नंबर क्या है, मगर याद ना आ सका। उन्होंने ये कहकर मुझे बताया कि इस घर का कोई नंबर नहीं। फिर इसके सिवा कोई चारा न था कि मैं अगली सुबह का इंतजार करूं। मैंने टेलीफोन सेट मैनेजर की तरफ सरकाया, जो एक बार फिर गनुदगी के आलम में था, और चुपचाप अपने कमरे की तरफ चल दिया। सोते वक्त मैंने अपने दिल में तय किया कि सुबह हर कीमत पर मैं सवेरे जागूंगा, ताकि फरहाद से बात करने के बाद जल्द इस्लामाबाद पहुंच सकूं। मुझे मालूम था कि वो मेरी आवाज सुनते ही पहले जी भर कर गालियां देगा, फिर ताकीद करेगा कि मजीद 1 मिनट जाया किए बगैर उसके पास पहुंचूं। जब मेरी सुबह आंख खुली, मैं उछलकर बिस्तर से उतरा, जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोया, अपने कमरे से निकलकर सीधा काउंटर पर आया। वहाँ रात वाले उम्र सीधा शख्स की बजाय एक बेजार सूरत नौजवान बैठा था, मगर मेरे कहने पर उसने बगैर किसी बेजारी के टेलीफोन सेट नीचे से निकालकर मेरे सामने किया। मैंने फरहाद का नंबर डायल किया, खुद को उसकी गालियां सुनने के लिए तैयार करने लगा। दूसरी तरफ से हेलो किया गया तो मैंने फरहाद की आवाज फौरन पहचान ली। मैं शबान बोल रहा हूँ। अरे शबान, खुदा का शुक्र है तुम्हारी आवाज सुनी। तुम हैरियत से तो हो ना? मैं उसकी बात और उसकी पुरसुकून आवाज सुनकर किसी कदर हैरान हुआ। खिलाफे तवक्को उसने गालियों की बौछार नहीं की थी। क्या बात है शबान? मैं पूछे बगैर ना रह सका। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि मेरी आवाज सुनते ही तुम मुझे गालियां दोगे। यार शबान, फरहाद की आवाज अचानक बड़ी धीमी हुई। थोड़ी सी गड़बड़ हुई। तुम ऐसा करो कि अपना टेलीफोन नंबर मुझे बताओ, उसके करीब ही रहो, मैं 5 मिनट के अंदर तुम्हें खुद रिंग करूंगा। फरहाद के लहजे ने मुझे फिक्रमंद किया। मैंने उसे टेलीफोन नंबर बताया और रिसीवर के पास खड़ा हो गया। फिर जैसे ही घंटी बजी, मैंने लिपक कर रिसीवर उठाया। हेलो शबान। हाँ फरहाद, जी मैं हूँ। खैरियत तो है ना? मैं बेताबी से बोला। हाँ बिल्कुल खैरियत है। तुम सुनाओ, कल से अब तक कहाँ रहे, और ये अली एहतिशाम से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अली एहतिशाम? मैं चौंक कर रह गया। तुम्हें ये कैसे इल्म हुआ कि मैं उन लोगों के साथ था? भाई तुम जहाज से उतरकर उन लोगों के साथ कहीं चले गए थे, ये क्या चक्कर है? मेरा उन कमबख्तों से कोई ताल्लुक नहीं। मगर तुम्हें यहाँ बात कैसे मालूम हुई? क्या तुम एयरपोर्ट पर मौजूद थे? मैं नहीं आ सका, मेरी उस रोज अचानक ही एक और जगह ड्यूटी लगा दी गई, मगर मैंने अपने एक मातहत इफ्तिखार को भेजा था तुम्हें रिसीव करने के लिए। तुम शायद उसे ना पहचान सको, मगर वो तुम्हें पहचानता है। मैंने एक मरतबा उसे पहले तुम्हारे पिंडी वाले मकान पर भेजा था।
مگر تمہارا وہ ماتحت مجھے ایئرپورٹ پر دکھائی نہیں دیا۔ وہ لاؤنج میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہ شاید لاؤنج سے نکل کر تم تک پہنچ جاتا، مگر اس نے جب تمہیں احتشام کے ساتھ دیکھا تو وہ رک گیا۔ اس کے بعد وہاں ہنگامہ ہوا، تب وہ لاؤنج سے نکل کر تمہاری طرف دوڑا، مگر اس کے پہنچنے سے پہلے تم احتشام کے ساتھ کار میں بیٹھ گئے۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، یہ محض اتفاق تھا کہ کل کی فلائٹ میں اس کی نشست میرے ساتھ تھی۔ یہ تو اتفاق سمجھا جا سکتا ہے، مگر تمہیں ان لوگوں کے ساتھ ایئرپورٹ سے فرار ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی میری ایک اور حماقت تھی، مگر اس وقت مجھے اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ مسئلے افراد صرف مجھے گرفتار یا ہلاک کرنے آئے ہیں۔ ایئرپورٹ سے فرار ہو کر تم کہاں گئے اور اب تک کہاں تھے؟ میں نے تفصیل سے اسے سب کچھ بتایا۔ یہ علی احتشام کا کیا چکر ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کل ایئرپورٹ پر اسے ہلاک کرنے کی کوشش کی، کیا تمہارے محکمے کے لوگ تھے؟ نہیں، وہ ایک دوسرا گروہ ہے۔ اچھا ہے، اس بات کو گولی مارو، اب مجھے بتاؤ کہ کیا کروں۔ میں شاید کل رات تمہارے پاس پہنچ جاتا، مگر اس وقت یہاں سے سواری ملنا ناممکن تھا۔ ابھی میں آدھے ڈیڑھ گھنٹے تک تمہارے پاس پہنچ سکتا ہوں۔ ابھی ٹھہرو شبان، ٹھہر جاؤ۔ مگر کیوں؟ میں حیرانی سے بولا۔ تھوڑی بہت گڑبڑ سی ہو گئی ہے، تمہیں 2 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ کیسی گڑبڑ؟ میں جھنجھلا کے بولا۔ اس گڑبڑ کا تعلق بھی علی احتشام سے ہے۔ علی احتشام؟ میں کچھ سمجھا نہیں، کھل کر بتاؤ۔ دیکھو یار شبان، تمہیں یہ تو یقیناً علم ہوگا کہ علی احتشام کو چند ماہ پہلے حکمران پارٹی کی سیکریٹری شپ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اس کارروائی کے پیچھے ایک گروپ کا ہاتھ تھا، مگر گزشتہ رات تم نے جو باتیں علی احتشام کی چھپ کر سنی، اس سے بھی تمہیں دونوں کی چپکلش کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کچھ سال پہلے تک یہ دونوں گروپ سابق حکمران پارٹی میں شامل تھے۔ یہ لوگ وقت کے ساتھ عقائد اور وفاداریاں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ابن الوقتو کے یہ گروہ چونکہ ہر دور میں با اختیار ہیں، اس لیے ایک دوسرے کے ماضی خال اور سرگرمیوں سے پوری طرح آگاہ ہیں۔ لیکن یار، ان ساری باتوں کا مجھ سے کیا تعلق؟ بتا رہا ہوں، صبر سے سنو تو صحیح، فرحاد نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بتا رہا تھا کہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے کرتوتوں سے بخوبی آگاہ ہیں۔ علی احتشام اپنی شکست کا بدلہ لینے کو بیتاب تھا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ اس گروپ کے کرتا درتا افراد کو ایسی مجرمانہ سرگرمیوں میں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا جائے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں۔ کل کو فلائٹ سے علی احتشام اور زرگام بیگ، ان کے ساتھیوں کے یہاں آمد اسی سلسلے کی کڑی تھی، لیکن انہی کے کسی ساتھی کی بروقت مخبری سے مخالف گروپ اس منصوبے سے آگاہ ہوا۔ انہوں نے راتوں رات ایسا چکر چلایا کہ علی احتشام گروپ کو لینے دینے پڑ گئی۔ میں اب نہیں سمجھ سکا کہ اس سیاسی چکر سے میری صحت کیسے خراب ہو سکتی ہے۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں، انسپکٹر فرحاد بولا۔ ہمارا سابق ایس ایس پی علی احتشام کے مداحوں میں سے تھا اور علی احتشام گروپ کے منصوبے سے اس کا گہرا تعلق تھا۔ تمہاری بدقسمتی یہ تھی کہ میں نے اسی سابق ایس ایس پی سے تمہارے متعلق تفصیلی بات کی تھی۔ اس نے مجھے اس سلسلے میں مکمل تعاون اور مدد کا یقین دلایا۔ یہ تو واقعی بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ اب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں تشویش سے بولا۔ تمہیں کچھ دن انتظار کرنا ہوگا، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی پنڈی یا اسلام آباد آنے کی بجائے تم مری میں رہو تو بہتر ہوگا۔ یہ سیاسی ہنگامہ ذرا سرد پڑے تو میں نئے ایس ایس پی سے بات کروں گا اور پھر نئے سرے سے انتظامات کروں گا۔ تم مجھ سے رابطہ رکھنا، جیسے ہی حالات اچھے ہوئے میں تمہیں بلوا لوں گا۔ رقم کی ضرورت ہو تو بتاؤ، میں بیچ دیتا ہوں۔ یار رقم تو اپنی بھی اچھی خاصی پنڈی کے بینک میں جمع ہے۔ میرے لیے مشکل یہ ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹ سے رقم نہیں نکلوا سکتا۔ ہاں، اگر چیک بک بنوا دو تو میرا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چیک بک بن جائے گی، لیکن میں اپنے ایک آدمی کو کچھ رقم دے کر ابھی تمہارے پاس بیچتا ہوں۔ اس رقم کو تم اپنی رقم سمجھ کر خرچ کرو۔ نہیں، فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم مطمئن رہو، میری طرف سے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہ ہوگی۔ بس تم اپنا خیال رکھنا، خود کو علی احتشام کے گروپ سے دور رکھنا۔ میں نے اسے اپنے ہوٹل کا نام بتایا اور کال کوڈ دی۔ ریسیور رکھ کر ڈائننگ ہال کی ایک خالی میز پہ آ بیٹھا اور اس نئی صورتحال کا اندازہ لگانے لگا۔ یہ اسی سہ پہر کی بات ہے، میں مال روڈ پر ٹہر رہا تھا۔ فرحاد کا بھیجا ہوا آدمی دوپہر سے بھی پہلے میرے پاس پہنچا اور 10,000 روپے کی ایک گڈی دے کر جا چکا تھا۔ میرے پاس سوائے اس جوڑے کے جو میں نے پہن رکھا تھا کوئی لباس نہ تھا۔ ایک بڑے سے ڈپارٹمنٹ سٹور میں مجھے ایک شوکیس میں ملبوسات کے پیکٹ نظر آئے تو میں اس میں داخل ہوا۔ میں نے چند کپڑے منتخب کیے، جوتوں کی الماری کی جانب چل دیا، پسند کے جوتے خریدے۔ موسم بے حد خوشگوار تھا۔ ایک عجیب سی بے چینی دل و دماغ پر چھائی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی کیفیت کی وجہ کیا ہے۔ ویسے تو خیر پوری زندگی ہی مختلف ہنگاموں کا شکار رہی۔ زندگی کے رخ جس طرح بدلے وہ بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ بدی کی قوتیں بدی کے راستوں پر بہت دور تک لے گئی تھی۔ کسی مفکر کے قول میں کوئی شک نہیں کہ بدی بہت خوبصورت ہوتی ہے، لیکن اس کا انجام بے حد بھیانک۔ شکر تھا کہ انجام سے پہلے ہی میرا راستہ روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جس جنجال میں پھنسا وہ بھی میرے لیے ناقابل فہم تھا۔ اس کو ایک بے کلی کا احساس ہوتا۔ بہرحال میں سوچ میں ڈوبا کہ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی،
नेकियों की जानिब राग़िब हुआ हूँ तो उलझने ही उलझने पेश आ गई हैं। अक्ल ने साथ छोड़ दिया, किसी न किसी के रहमो करम पर पड़ा हुआ हूँ। कोई उलझन मेरी अपनी नहीं, सब वक्त की देन है। आखिर ऐसा क्यों और कब तक ऐसा करना चाहिए? कोई तो ऐसा साथी हो जिंदगी का जिससे उल्फत के रास्ते इस्तवार किए जाएं। कोई तो ऐसा हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसी रात बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर इंस्पेक्टर फरहाद ने मुझे अपनी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। फरहाद के चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आ रहे थे। उसने कहा, सुनो, मैं तुमसे कल दोस्ताना तौर पर एक बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि जिन मसलों में तुम उलझ गए, इनसे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। ये सियासतदानों का खेल है, और अगर तुम दरमियान में आए तो ऐसे पिसोगे कि तुम्हारी हड्डियां तक सुरमा हो जाएंगी। मेरी मानो तो खामोशी से यहाँ से निकल जाओ। बल्कि कल सुबह को न्याज यहाँ आ रहा है। मैंने उसे खास तौर पे बुलाया, हो सकता है वो तुम्हें कोई बेहतर मशवरा दे सके। मैंने कहा, तुम जानते हो दोस्त कि वाकई मेरा जाती मामला नहीं, बल्कि बस तकदीर ने मुझे उलझा दिया। मैं अगर अपनी पुरानी शख्सियत में आ जाऊं तो काफी सारों को नुकसान पहुंचा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। और मैं भी ये नहीं चाहता कि तुम कोई जुराइम पेशा शख्स कहलवाओ। बिल्कुल ठीक, बस ऐसा करो, कल यूं करते हैं कि मैं और न्याज तुम्हारे पास आते हैं, फिर सही फैसला कर लेंगे। फिर दूसरे दिन न्याज फरहाद के साथ आया। उसने बताया कि इसके मामू की जमानत हो गई और खुशकिस्मती से कुछ ऐसे शवाहिद मिले जिनसे मामू खियात और शाह के कत्ल में मुलव्वस नजर नहीं आते। इधर से काफी हद तक मुतमिन हो गया है, लेकिन तुम्हारा मसला संगीन है। तुम यूं करो कि अब कराची निकल जाओ। नहीं, रहीम तो कराची में है। हाँ, मैं तुम्हें कराची रवाना करता हूँ, बस वहाँ यूं समझो कि तुम्हारी रहनुमाई होगी। मैं तैयार हो गया। इन लोगों ने मेरी रवानगी का बंदोबस्त किया और आखिरकार मैं कराची के लिए चल पड़ा। ट्रेन का सफर बला इंतहाई मैं क्या खुशगवार होता, और खासतौर से उस वक्त जब बहुत से बुरे ख्यालात जहन में आ रहे हैं। रात का सफर था। जिस कंपार्टमेंट में मैं सफर कर रहा था उसमें बेशुमार लोग थे। तकरीबन सभी लोग सो रहे थे। कहीं कहीं बच्चों के रोने की आवाजें आ जाती। मैंने मुसाफिर पर गौर भी न किया, बस आंखें बंद किए अपनी बर्थ पर लेटा हिचकोले ले रहा था। जहन ख्यालात का खजाना बना था। माजी के बेशुमार किरदार याद आ रहे थे। पुष्पा ने दर हकीकत जिंदगी को जो खूबसूरत रंग दिया, उसकी बात ही कुछ और थी और वाकई लुत्फ आ रहा था। साधु बाबा, शांति और बहुत से किरदार, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इन सब ने किसी उलझन का शिकार न होने दिया। हाँ, ये अलग बात है कि इन तमाम चीजों से मुस्तकबिल में कोई फायदा नजर नहीं आता था, बल्कि काफी सारे नुकसानात का अंदेशा था। ये तस्वर तेरे जहन में मौजूद है कि बुराई के रास्ते बहरतौर तबाही के गारों पर खत्म होते हैं। ये मान छिन रहा था। तेरा कागज के टुकड़े, अगर इंसान को सुकून बचते हैं तो तुझे कागज के कितने टुकड़े चाहिए? ये तावीज तेरे गले में डाला जा रहा है। जितनी रकम, जितनी दौलत इस तावीज पर खातरा कर तलब करेगा, तुझे मिल जाएगी। देख, दौलत ज्यादा सुकून देती है या नेकअमल? थोड़ा सा तजिया कर ले। ये आवाज मेरे अंदर से उभर रही थी। बेइख्तियार मेरी आंख खुली। मैं सोचने लगा कि ये तो मेरे लिए निशानदेही है अच्छे रास्तों की, लेकिन उसके साथ जो कुछ कहा गया था वो जरा काबिले गौर था। ट्रेन की सबसे ऊंची बर्थ पर लेटा हुआ था मैं। उठकर बैठा, इधर उधर देखा, सब लोग सो रहे थे। 100 रुपए का नोट दरकार है, सिर्फ 100 रुपए का नोट, और दूसरे लम्हे 100 रुपए का एक नोट मुझे अपनी गोद में बड़ा नजर आया। मेरे खुदा, मैंने दिल में सोचा। बहुत देर तक उस नोट को हाथ में लिए बैठा रहा, फिर बदन पर मुसरते फूटने लगी। कुछ भी है, दौलत बहरतौर अपना एक मुकाम रखती है। पुष्पा के जरिए मुझे जो कुछ हासिल हुआ, इसमें दौलत की कारफाई सबसे ज्यादा थी। अगर अभी ऐसा हो तो मैं यकीनी तौर पर अपने आइंदा के मिशन में कामयाब हो जाऊं। बात सिर्फ अपनी जात की नहीं, इंसान के अंदर एक लगन पैदा होती है, ख्याल पैदा होता है, और इस लगन और इस ख्याल को जामा पहनाने के लिए कुछ सहारे जरूरी दरकार होते हैं। जब मैं कराची पहुंचा, मुझे पता चला इस पते पर पहुंचा तो रंग ढंग ही निराले मिले। रहीम का रंग रूप बदल गया। हालांकि ज्यादा अरसा ना हुआ था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे रहीम यहाँ आने के बाद बहुत खुश हो। मैं उससे मिला तो वो दीवानों की तरह मुझसे लिपट गया। उम्र 35-36 साल, इंतहाई खुशमिजाज और बड़ी अच्छी शख्सियत के मालिक इनकी मिसेस नाहिद थी। नाहिद बाजी का तो कोई जवाब नहीं। मेरी तो यहाँ शख्सियत बदल गई, मगर तुम सुनाओ वहाँ की क्या कैफियत रही? मैंने रहीम को पूरी तफसील बताई। फिर मैंने कहा, कुछ कर रहे हो रहीम? अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द घर से बाहर निकलकर कुछ करना होगा। वैसे इन लोगों का सलूक मेरे साथ इतना अच्छा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। न्यासी के हवाले से ये लोग तुमसे अच्छे हैं। हाँ, न्यास इनका दूर का अजीज है। बच्चे वगैरह नहीं इनके? नहीं, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि फिरोज नाहिद बाजी इतने अच्छे थे कि थोड़े ही दिनों में मैं भी उनके साथ घुल मिल गया। बाद में मुझे पता चला नवीदा साहिबा का सिलसिला रहीम से जारी हो चुका है। इम्कानात इस बात के पैदा हुए कि अगर रहीम कोई बेहतर सूरत हाल अपने लिए मुहैया कर ले तो शायद नवीदा की शादी रहीम से हो जाए।
वैसे रहीम साहिब का बाकायदा इश्क चल रहा था, जिसके बारे में उन्होंने मुझे बड़ी छिपी छिपी आवाज में बताया। मैंने कहकहा लगाकर कहा, अबे तू तो बड़ा हो गया यार, बस क्या बताऊं, ये इश्क जो है ना, ये बड़ी अजीबो गरीब चीज है, खुद ब खुद हो जाता है, मुझे तो पहले ही पता नहीं था। ठीक है, नाहिद बाजी ने कुछ और ही चक्कर चला डाला। जिस कराने की ये दोनों लड़कियां थी वो बड़ा साहिबे हैसियत था। नाहिद बाजी ने मुझे बताया कि शेख साहिब बहुत अच्छे इंसान हैं, अपना कारोबार करते हैं, बच्चियों के सिलसिले में उनका एक अलग नजरिया है। कहते हैं कि बस कोई शरीफ सादा मिल जाए तो वो लड़कियों का हाथ उसके हाथ में दे दे। दौलत का कोई ऐसा मसला नहीं, जाहिर है ये जो कुछ उन्होंने कमाया इन बच्चों के नाम है और अपने दामादों में तकसीम कर देंगी। बस तो मैं ये कहना चाहती थी शबान कि जब ये सारा मसला इस अंदाज में चल रहा है तो रहीम और शबान दोनों ही क्यों ना इससे फायदा उठाएं। मैंने निशात को देखा, खूबसूरत और प्यारी लड़की थी, ऐसी कि अगर उसे जिंदगी में शामिल करने के बाद सोचा जाए तो कोई उलझन ना हो, लेकिन कुछ संजीदा थी, जबकि उसकी निस्बत नवीदा थोड़ी सी शौक थी। दोनों बहनों में 1 साल का फर्क था। हम इन खानदानों में इस तरह घुल मिल गए कि माजी की बेशुमार बातें जहन से झटक थी। एक रात मैंने फिरोज भाई और उनकी गुफ्तगू सुनी। नाहिदा बाजी कह रही थी अगर फरीद भाई वो रकम अदा ना कर सके तो इन पर मुकदमा कायम हो जाएगा और हो सकता है इन्हें सजा भी हो जाए। बात बड़ी उलझी हुई है, इतनी बड़ी रकम है कि हम कुछ नहीं कर सकते। 20 लाख रुपए, मेरे खुदा, इंसान को अगर कभी हासिल हो जाए तो तकदीर ही बदल जाए। हम जैसे लोग इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अब क्या होगा। आप सोच भी नहीं सकते किस तरह इन लोगों ने जिंदगी गुजारी है। सूली पर लटके हुए हैं, नूरीन की गौर से नहीं देखा, आंखों में खलके पड़ गए। खुदा उसकी मुश्किल हल करे। मैंने अल्फाज सुने, एक बार फिर मेरे जहन में एक तस्वर उभरा। मैंने सोचा अगर किसी के लिए कुछ करना है तो खुलकर ही क्यों ना किया जाए। अभी तक मुझे इसकी जरूरत पेश न आई। इन बेचारे लोगों ने इस तरह हम दोनों को संभाला कि कभी पेशानी पर शिकन नहीं आने दी। इसके बाद मैंने इस सिलसिले में रहीम से बात की। रहीम हंसकर बोला, मगर करोगे क्या? दिल तो बहुत कुछ चाहता है किसी लिए कुछ करने को, मगर इस बारे में मालूमात हो चुकी हैं। तुम जानते हो कि बिल्कुल कलाश आदमी हूँ। बस क्या कर सकता हूँ इस सिलसिले में? मैं कर सकता हूँ, 20 लाख का मामला है, पता है। हाँ, दे सकोगे? क्यों नहीं यार, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम पहले नाहिद बाजी से इस बारे में बात करो। रहीम ने नाहिद बाजी से बात की तो नाहिद बाजी हैरत ज़दा की। तुम लोगों को कैसे पता चला? बस नाहिद बाजी, किसी न किसी तरह पता चल गया। आप जानती हैं कि ये अपने 30 मरहान क्या कह रहे हैं? कौन? ये हमारे भाई साहिब शबान मियाँ क्या कह रहे हैं? इनका कहना है कि रकम ये अदा करेंगे। क्या? हाँ, अब देखिए मदारी अपनी पटारी में से क्या निकालते हैं। आप तैयार तो हो जाएं। अरे अरे, कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह न करे आपको इस मुश्किल में डालूं मैं, नाहिद बाजी ने कहा। तो फिर हम आपको किस खुशी में इस मुश्किल में क्यों डाले? मैं नाहिद बाजी से बोला। किस मुश्किल में? आपके यहाँ रह रहे हैं, भाई हो तुम मेरे, समझे? मेरे भाई हो तुम दोनों, बहन हो तुम्हारी। अगर ये थोड़ी सी खिदमत कर रही हो तुम्हारी तो ये एहसान नहीं तुम पर, ठीक है ना? फिर अगर हम भी आपकी थोड़ी सी खिदमत करें तो ये भी आप पर कोई एहसान नहीं। यार जलील मत कराना, बड़ा अच्छा घराना है। कहाँ से लाओगे 20 लाख रुपए? तुम कल सुबह मुझसे बात करना। वाकई वक्त से कुछ पहले ही मैंने इन लोगों पर इस बात का इंकशाफ किया और अब ये सोच रहा था कि देखो काम होता है या नहीं। बहरहाल रात हुई, सुबह को मुझे अपने समल का इजहार करना था। ये रात मेरे लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी और मैं अपना काम करने के लिए तैयार हो गया। यकीन और बेयकीनी के दरमियानी लम्हात थे। कोई उस वक्त मेरे दिल से पूछता, अपने क़यामगाह में तन्हा था। रहीम किसी काम से गया था। गालिबन नवीदा ने उसे बुलाया। रहीम उसके चक्कर में निकला हुआ था। मैंने कमरा बंद किया। फिर उसके बाद धड़कते दिल के साथ मैं एक गोशे में बैठा। तावीज़ पर उंगली रखकर मैंने कहा, 20 लाख रुपए दरकार हैं। मेरी आंखें बंद थी। मैं पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ कि उस वक्त मैं दावे से बात नहीं कह सकता कि जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो हो ही जाएगा। दिल की धड़कनों को जिस तरह मैंने अपने काबू में किया वो नाकाबिले यकीन शामिल था। लेकिन बहरहाल मैंने आंखें खोली। अपने सामने मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर मेरी आंखें बंद होने लगी। हजार नोटों की गड्डियां, 20 गड्डियां मेरे सामने पड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, ये सब एक ख्वाब नजर आ रहा था, एक ऐसा तस्वर जो खुशी का बायस होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को यकीन दिलाने के लिए इनको छुआ और मुझे अपने हाथों में इनका लम्स महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता यकीन की मंजिल में दाखिल हुआ। आप यकीन करें कि मुझे इस बात की खुशी ना थी कि मेरे पास दौलत कमाने का जरिया आ चुका है। 100 रुपए की उस नोट के बाद से आज तक मुझे रकम की जरूरत पेश ना आई। अगर मैं कोई पुरजोश इंसान होता तो लाजमी तौर पर यह कोशिश करता कि मेरे इतराफ में दौलत के ढेर लग जाएं। लेकिन कुदरत ने मेरे अंदर एक फराख दिली पैदा की। अब तबीयत में एक थोड़ा सा ठहराव पैदा हुआ। सिकंदर से शबान भरकर मुझे ज्यादा सुकून मिला। पता नहीं इन दोनों नामों में क्या तजाद था। मेरे दिल में बड़ी खुशी थी कि चलो, वैसे तो मैंने बहुत से ऐसे अमल किए जो कभी किसी के लिए फायदे के लिए हुए और कभी किसी के लिए नुकसान के लिए, लेकिन ये अमल एक मासूम खानदान को नई जिंदगी देने का बायस बन सकता था। जरिया रहीम को बनाया।
رحیم کو صورتحال کا علم تھا اور وہ تھوڑا سا متاثر نظر آ رہا تھا۔ کہنے لگا، یار یہ لوگ اتنے اچھے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اتنے اچھے لوگوں کو اگر کوئی ذہنی قرب مل جائے اور دکھی نظر آنے لگے تو تم خود سوچو کہ کون ان کے دکھ سے خوش ہو سکتا ہے۔ دکھ دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ پتہ ہے کتنی رقم کا معاملہ ہے؟ ہاں، تقریباً 20 لاکھ۔ تو پھر کیا کوشش کی جا سکتی ہے؟ ہمیں ڈاکے ڈالنے نہیں آتے، رحیم نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے آتے ہیں۔ یا خدا کے لیے ایسی باتیں مت کر۔ شپان تو سکندر نہیں بنے گا، لیکن شپان سکندر کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا۔ کیا مطلب؟ میں تمہیں یہ 20 لاکھ روپے دیتا ہوں، طریقہ کار کچھ بھی اختیار کرو، مجھے اعتراض نہیں۔ مسحرہ پن مت کرو، بس یہ سمجھو کہ یہ کام ہو گیا۔ یار کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں خدا کا واسطہ کیوں مجھے پاگل کر رہے ہو؟ نہیں، پاگل ہونے کی ضرورت نہیں، عملی زندگی میں آؤ۔ میں نے کہا دل میں سوچ رہا تھا کہ قدرت نے مجھے ہر طرح کی سہولت دے دی۔ جن دوستوں کی برائی سے حاصل کر رہا ہوں وہ بہتر انداز میں حاصل ہو گئے۔ جب انسان کی ضرورتیں اچھے انداز میں پوری ہو جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں، جبکہ دلی طور پر کوئی بھی برا نہیں ہوتا اور برائیوں کو اپنانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال وہ جس طرح کا انسان تھا اس کا اظہار بھی ہو گیا۔ نورین اور اس کا شوہر میرے پاس آیا، انہوں نے میرے قدم پڑے تو میں دہشت زدہ ہو گیا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز ایسا نہ کرے، کوئی ایسی بات نہیں۔ بہت کچھ ایسی ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ضرورت نہیں ہوتی۔ تم انسان کی شکل میں فرشتہ ہو یا فرشتوں کی شکل میں انسان، ورنہ اس دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا کچھ نہیں کرتا۔ بہرحال یہاں اس گھر میں بڑی پذیرائی ہوئی میری۔ وہ لوگ یہ اندازہ لگانے میں ناکام تھے کہ میری مالی حیثیت کیا ہے اور کس طرح میں نے انہیں یہ 20 لاکھ روپے دیے۔ جب قدرت نے مجھے ایک انعام سے نوازا تو میں دوسروں کو اس سے محروم کیوں رکھتا؟ نتیجے میں فیروز بھائی اور باقی افراد کو ایک بہتر زندگی گزارنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ ایک دلچسپ مشغلہ تھا۔ میں اپنے آپ کو دنیا سے چھپائے ہوئے تھا۔ شبان کی حیثیت سے میرا نام بھی منظر عام پر نہیں تھا۔ رحیم کو چونکہ ساری صورتحال کا پتہ تھا، چنانچہ اس نے بھی خاموشی اختیار کی۔ البتہ میرا ذہن کبھی کبھی نیاز کے بارے میں الجھ جاتا۔ پتہ نہیں ان بیچارے کے ساتھ کیا صورتحال رہی، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد مجھے ان کی حیرت کا علم ہوا۔ خوش قسمتی سے مامو خیات اس الزام سے بھری ہو گئے اور شمع کی کوشش سے دراب شاہ کے قتل کا الزام مجھ پر عائد ہوا۔ لیکن میں صورتحال بدل چکا تھا، اس میں مجھے خاصی کامیابی حاصل ہو گئی۔ رفتہ رفتہ ان تمام باتوں کو بھولتا جا رہا تھا۔ عام طور سے رات کو نورین، ناہید، بھابھی فرید احمد اور فرید بھائی اکٹھے ہوتے۔ ادھر نشاط اور نویدہ کے خاندان والے بھی اب خاص طور سے اس طرف متوجہ ہو گئے، کیونکہ فیروز بھائی کی حالت رفتہ پر رفتہ بدلتی جا رہی تھی۔ گھر بھی شاندار ہوا۔ وہ لوگ میرے ممنون تھے اور میں اللہ کا کہ اس نے مجھے اس گھر کو پرسکون بنانے کی توفیق دی۔ عام طور سے ہم لوگ خاصی رات گئے تک باتیں کرتے رہتے۔ پھر ایک دن رحیم نے میرے کان میں سرگوشی کی، دونوں آ رہے ہیں۔ کون؟ یار یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ جانے جگر، نور نظر یعنی نشاط اور نویدہ۔ میں ہنسنے لگا، پھر میں نے کہا تمہاری رفتار کافی تیز ہے۔ بس اب تو ایک ہی خواہش ہے، دل چاہتا ہے کہ زندگی کو یہ راستہ اور مل جائے۔ میرا خیال ہے ہمارا کام پورا ہو جائے گا۔ کب آ رہی ہے؟ کیا تم نے ناہید باجی سے اس بارے میں بات کی؟ نہیں، گھر تھوڑی آ رہی ہے۔ تو پھر کلفٹن پر سن بات کے پیچھے ٹھیک 4 بجے، رحیم نے کہا اور میں چونک پڑا۔ مگر کیوں؟ وہاں آ کر کیا معاملات طے ہونے ہیں؟ یار اللہ کے واسطے، رحیم نے ہاتھ جوڑ کر کہا، پوری بات تو بتاؤ۔ یہ پروگرام میں نے بنایا، تمہیں اندازہ ہے کہ یہاں سب لوگ ہوتے ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہوتی، اور وہاں تو ساری پبلک ہوگی۔ پبلک کی ایسی کی تیسی، بس تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ خوب کرو۔ اس غریب کو اگر تھوڑی دیر گفتگو کا موقع مل جائے تو بڑا احسان ہوگا۔ وہ کیسے؟ یا تم نشاط کو لے کر دور جانا اور بس۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا نشاط کو یہ تمام تفصیلات معلوم ہے؟ ایک بات کہوں تم سے، لڑکیاں اگر ہم عمر ہوں اور بہنیں ہوں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ نشاط کا مسئلہ بڑی سنجیدگی سے ڈسکس ہو رہا ہے۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہو؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ رحیم نے خوب تیاریاں کی، پھر ہم دونوں کلفٹن چلے گئے۔ نشاط نے کہا، واقعی ایک عجیب سا حسن ہے اس موسم میں، بڑی اچھی لگ رہی ہے یہ ریت۔ ویسے آپ لوگوں کو کیا سوچی؟ بس سوچا سمندر سے شناسائی حاصل کریں۔ ویسے ہم دونوں اگر الگ ہو جاتے، کم از کم اپنے اپنے طور پر اظہار خیال کر سکے۔ میں نے بھونڈے انداز میں تجویز پیش کی۔ تجربہ تو تھا نہیں، بس یہی جملے زبان سے نکل گئے۔ اس نے کہا، نویدہ تم رحیم کے ساتھ مخالف سمت جاؤ، دیکھیں ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنا دور ہو سکتے ہیں۔ یہ الفاظ بڑے عجیب تھے۔ اچانک ہی نشاط نے کہا، ایک بات بتائیں شبان جی، آپ کا آج کا یہ پروگرام آپ نے بنایا تھا؟ کچھ ایسا ہی سمجھے۔ کیا آپ کو اس پہ اعتراض ہے؟ بالکل نہیں، دراصل میں خود چاہتی تھی کہ کبھی آپ کے ساتھ تنہائی کا موقع ملے۔ جی؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اصل میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قریب سے قریب لوگوں کے سامنے نہیں کی جاتی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے۔ پوچھئے۔ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اچھی لڑکی ہیں، یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ مطلب یہ کہ مجھے معاف کیجئے کہ ذرا سی بے باکی کی اجازت چاہتی ہوں۔ اجازت ہے؟
क्या मुझसे शादी करना चाहेंगे? वाकई अजीब सवाल है मगर बेहद जरूरी। जवाब भी इतनी साफ गोई से दूं, मैं यही चाहती हूँ, मेरे दिल में ऐसा कोई ख्याल नहीं। क्या मतलब? वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मैं आपको एक अच्छा दोस्त समझता हूँ लेकिन आपसे इश्क नहीं करता, मैंने पूरी संजीदगी से कहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मेरा ख्याल था कि मेरी साफ गोई को वो पसंद नहीं करेगी। लड़कियां बहरतूर अपनी पजीराई चाहती हैं। अल्लाह आपको सारे जहान की खुशियां दे। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का किया। असल में शबान साहिब, मेरी भी यही आरज़ू थी कि आप बस मुझसे दोस्ती रखें। लेकिन क्या आपको इल्म है, और मैं भी चाहती हूँ कि हमारे कुर्बो जवार में हमारे सरपरस्त हम दोनों की शादी की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने वालिदैन की बात आपसे कर रही हूँ। उनकी हिदायत है कि मैं आपका दिल मुट्ठी में लूँ, आपको अपनी मोहब्बत की जाल में फांसूं, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि ऐसा वो आपकी दौलत की वजह से कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये इल्जाम नहीं लगाऊंगी उन पर कि वो आपकी दौलत को अपने कब्जे में करना चाहते हैं, लेकिन बेवकूफ माँ बाप की तरह उनकी ख्वाहिश है कि मेरा मुस्तकबिल रोशन हो जाए और मैं राज करूं। क्या कहा जाए शाबान, वालिदैन इसी अंदाज में सोचते हैं। आप उन्हें बुरा ना समझे, और वो भी ये भी चाहते हैं कि आप उनके करीब हो जाएं। एक और सवाल मेरे जहन में उभर रहा है। हाँ पूछो। तो फिर आप खुद ही कॉल दीजिए। आप ये बताएं कि अगर आपके वालिदैन ये बात चाहते तो आप मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? देखिए, हम दोस्तों के हैसियत से बात कर रहे हैं। मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं करीब लड़के से मोहब्बत करती हूँ। वेरी गुड। गुर्बत कोई जुर्म नहीं। हाक मुबारकबाद कबूल करूं, रोशनी की किरण भी हमारे सामने नहीं। मैं अगर उसका नाम अपनी जुबान से अपने घर में लूं तो मेरे लिए कब्र तैयार कर दी जाए। आप नहीं जानते कि मेरे खानदान वाले किस कदर सख्त हैं। ऐसी कोई बात नहीं। जब आपने मुझे दोस्त बनाया, दोस्त कह रही हैं, तो फिर दोस्ती के कुछ फराइज होते हैं, मैं वो पूरा करूंगा। क्या मतलब? मैंने कहा ना, आपका दोस्त, आपका साथी हूँ। आपके लिए ये ना किया तो इस दुनिया में कुछ ना किया। उसने गर्दन झुकाई। हम दोनों काफी दूर निकल गए। हमारे आसपास इक्का दुक्का अफराद समंदर की तफरीहात से लुत्फ अंदोज होते नजर आ रहे थे। नवीदा और रहीम का काफी दूर तक पता न था। मैं निशात से कुछ और कहना चाहता था कि अचानक हमारे करीब गुजरने वाले एक कवि हैकल आदमी ने मुझ पर चिपटा मारा, और इस तरह अचानक छिपटा कि मैं गिरते गिरते बचा। उसने मेरी गर्दन पे हाथ मारा। निशात के हलक से चीख निकली और मैं हक्का बक्का रह गया। एक लम्हे के लिए मैं कुछ समझ ना पाया। मुझ पर छिपटा मारने वाला काफी दूर निकल गया। उस वक्त मैं कमीज और शलवार पहने था। हमलावर ने मेरा कॉलर पकड़कर घसीटा, मगर मैं कुछ समझ ना सका। अलबत्ता गर्दन की पुष्ट पर एक हल्की सी जलन थी। हम दोनों हैरत से उसे भागते देख रहे थे, लेकिन फिर मैं उछल पड़ा। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि रहीम ने भी ये अमल देखा। हमलावर उसी तरफ दौड़ा जिधर रहीम और नवीदा थे। मैंने देखा कि अचानक ही रहीम ने उस शख्स पर छलांग लगाई, उसे लपेटे हुए जमीन पर आ गिरा। उसने उसकी टांगों में कैंची लगाई और उसे उल्टा किया। रहीम को गिराने की हर मुमकिन कोशिश नाकाम हुई। उसी वक्त मैंने निशात को इशारा किया। हम दोनों भी उस तरफ दौड़े। थोड़ी देर के बाद मैं भी उस शख्स के करीब पहुंचा। मैंने कोई ठोकरें उसकी रीढ़ की हड्डी में मारी। मेरा तो मसला ही कुछ और था। अगर मैं चाहता तो उसे हमेशा के लिए नकारा कर सकता, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किस्सा था। लोग काफी फासले पर थे, इसलिए यहाँ भीड़ जमा न हो सकी, लेकिन उस शख्स को हमने बिल्कुल निठाल किया। मैंने उस पर गौर किया तो बुरी तरह मेरी आंखें हैरत से फट गई। वो तावीज जो मेरे गले में था, वो जो सही मानों में मेरे लिए इज्जत का बाइस बना था, अब उस शख्स की मुट्ठी में था। मुआफ कर दो साहिब, तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुआफ कर दो। मेरे किए की सजा मिल गई। मुआफ करो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। बड़ा लाचार और मजबूर था। तो क्या ये तावीज हीरे का है? ये देखो साहिब, इधर देखो वो जो भाग रहा है, उधर देखो असल मुजरिम उधर भाग रहा है। उसने एक जानिब इशारा किया और बेइख्तियार मेरी नजर उधर गई। एक बार फिर मेरे जहन पर शदीद धमाका हुआ। मुझ पर एक भूत सा तारी था। तवील अरसे के बाद मैंने साधु बाबा को पहचाना। वही साधु बाबा जिसने मेरी जिंदगी बदलने की कोशिश की, जो मेरा दोस्त, मेरा मुहब बना। लेकिन हकीकत ये थी, उसने मुझे मेरे दीन से भटकाने की कोशिश की। लाजमी बात है कि वे लोग पुरअसरार कुव्वतों के मालिक थे। यकीनी तौर पर उन्हें इस तावीज़ के बारे में मालूम हुआ। हो सकता है इससे पहले उन्होंने ये सोचा कि सारी बातें अपनी जगह, लेकिन ज़रूरतें मुझे दोबारा इनके कदमों में ले आएंगी। और जब ये तावीज़ मुझे मिला तो इन लोगों की ये उम्मीदें खाक में मिल गई। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी दौलत होती है। साधु बाबा के जरिए, पुष्पा के जरिए, नरगिस के जरिए जो दौलत मुझे मिलती रही, उसके बाद इसकी कमी हो गई। साहिब, पुलिस के हवाले मत करना, मुझे मार मार के हुलिया बिगाड़ देंगे। देखिए साहिब, मेरी जेब में रखे हुए हैं सिर्फ 200 के नोट हैं। क्या कहा इसने तुमसे? मैंने सवाल किया। बस यही कि आपकी गर्दन में पड़ा हुआ तावीज तोड़कर भागूं और वो ये तावीज मुझसे ले लेगा। बस साहिब, वो 200 रुपए के लिए कर डाला। साहिब, माफ कर दो मुझे, मेरी पसलियां टूट गई हैं। ये कैसा तावीज है? नवीदा ने मुझसे पूछा। बस बरकतों वाला तावीज है, मगर लोग इंसान से ऐसी चीज़ों भी छीन लेना चाहते हैं। इन लोगों की समझ में तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन जाहिर है मैं इन्हें तफसीलात नहीं बताना चाहता था। रहीम ने कहा, क्या प्रोग्राम है? चलो, मैंने कहा। उसके बाद हम लोग चल पड़े। जब हम घर वापस आए, मामूलात तो जू के तू थे और कोई ऐसी खास बात नहीं थी।
लेकिन दूसरे दिन सुबह रहीम ने एक अजीब इंकशाफ किया जिसने मुझे कुछ देर के लिए परेशान किया। नाश्ते की मेज पर मैं और रहीम तन्हा थे। रहीम कुछ उलझा सा नजर आ रहा था। फिर उसने कहा, हम माजी में जिन खौफनाक वाकयात से गुजर चुके हैं, अब उनका तस्वर करके वहशत होती है। रात को असल में मैंने ख्वाब देखा। उस ख्वाब ने मुझे थोड़ा सा उलझा दिया। कैसा ख्वाब? मैं सिर्फ याददाश्त की बिना पर यह बात कह रहा हूँ। बताओ तो सही। एक जगह है जहाँ मेमन घोट, तुम उसके बारे में जानते हो काफी हद तक। यहाँ से कच्चा रास्ता आगे चला जाता है और उसके बाद एक छोटी सी आबादी आती है जिसका नाम मुझे नहीं मालूम। सिंधियों की एक छोटी सी कोट है। उसके बाद बाईसेमत एक कच्ची पगडंडी जाती है। वहाँ शायद एक मस्जिद है और उस मस्जिद में एक बुजुर्ग रहते हैं। मुझे रात को ख्वाब में ये सब कुछ बताया, वरना यकीन करो मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ख्वाबों के बारे में कहा जाता है कि बदहजमी का नतीजा होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ बास आप ऐसे होते हैं जो कि सच पर मुबनी होते हैं। तुमने क्या ख्वाब देखा? मैंने देखा कि एक वसी और इस मैदान है, उसके दरमियान एक चबूतरा है, बड़ी ही भयानक जगह। चबूतरे पर ताबूत रखे हैं और एक आदमी सफेद लिबास पहने उस पे बैठा है। मैं उस चबूतरे की जानिब जा रहा हूँ। मैं जब उस चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ तो अचानक उन ताबूतों के ढक्कन हटाकर एक अजीबोगरीब महलूक बाहर आती है। उनकी शक्लें बेहद भयानक थी और मेरे इर्द गिर्द वो रक्स कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद मैं बैठा हुआ सफेद लिबास वाला आदमी उठकर खड़ा हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा सीढ़ियां तय करते हुए दूसरी जानिब चला जाता है। फिर मैंने थोड़ी देर के बाद उस शख्स को वापस आते देखा। उसने उंगली के इशारे से हम दोनों को करीब बुलाया। बस मैं तुम्हें बताऊं कि करीब जाने के बाद उसने एक इशारा किया और वहाँ मुझे एक साधु जैसा शख्स नजर आया जो हमारी तरफ अजीब सी निगाहों से देख रहा था। जरा साधु का खुलिया बताओ, मैंने किसी ख्याल के तहत कहा। रहीम ने मुझे जो खुलिया बताया ये सुनकर मैं दम रह गया। ये उन्हीं साधु का खुलिया था। बहरहाल बात समझ में न आई, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जरा जाकर देखूं तो सही कि किस्सा क्या है, और मैंने रहीम से आमादगी का इजहार किया। रहीम ने दूसरे दिन तैयारियां करी। रास्ते के बारे में मुझसे ज्यादा उसे मालूमात हासिल थी। चुनाचे दूसरे दिन हम चल पड़े। रहीम कुर्बो जवार से मुकम्मल तौर पर वाकियत हासिल कर चुका था। चुनाचे उसके बाद हम चल पड़े। शहरी इलाके को अबूर करके आखिरकार हम उस सरसब्ज शादाब इलाके में दाखिल हुए जो मेमन घूट के नाम से मशहूर था। यहाँ बाकायदा सड़कें न थी। बाकायदा सड़क तो सीधी चली गई, हमें सड़क के कट कर चलना पड़ा। धूप की शिद्दत का जबरदस्त एहसास हो रहा था। रहीम ने कहा, जरा सी गलती हो गई, पानी लेकर आते तो अच्छा होता। बस जरा रास्ता खराब है, वरना कोई और बात नहीं। रहीम खामोशी से कार आगे बढ़ा रहा था। पगडंडी बड़ी तवील थी, चारों तरफ फूक का आलम था। कभी कभी इक्का दुक्का जानवर दौड़ते नजर आते। फासला काफी तवील था। आखिरकार हमें कुछ टूटे फूटे खंडर नजर आए, कहीं कहीं कुछ जाड़ियां थी। उसके बाद कच्ची मट्टी बनी मस्जिद नजर आई, जिसे देखकर रहीम ने कार के ब्रेकों पर पांव दबाया। मैंने कहा, खैरियत, क्या बात है? वो देखो वो मस्जिद, कसम ले लो मुझसे, मैंने ये मस्जिद अपने ख्वाब में देखी। चलते रहो, दरख्त और झाड़ियां हैं, गाड़ी है, वहीं पर गाड़ी रोकता हूँ, चलो, मैंने कहा। थोड़ी देर के बाद हम मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे। यहाँ घास का एक साइबान बना था जिसके नीचे एक बहुत बड़ा पानी का मटका नजर आ रहा था। सिल्वर के गिलास भी रखे थे, मटके में पानी भरा था। मेरा ख्याल है यहाँ कोई मौजूद नहीं। कोई है यहाँ? मैंने आवाज लगाई। जवाब में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गला साफ करता है। हम उस आवाज के सहारे आगे बढ़े। फिर एक आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ। उस आवाज को सुनकर दिल पर एक अजीब सी कैफियत तारी हुई। बहरहाल हम दोनों गिरते फिरते अंदर आए। ये भी एक वसी और अरीज कमरा था, बिल्कुल ठंडा, साफ, शफाफ। नीचे दरिया बिछी थी और दीवार के साथ एक बुजुर्ग शख्स बैठे थे। हमने उनकी सूरत देखी कि आला दर्जे की शख्सियत थी। वो गालिबन कुछ पढ़ रहे थे। मेरी निगाहें कुर्बो जवार का जायजा लेने लगी। न जाने क्यों मुझे एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। दीवारों में ताक बने थे, उनमें बुझी हुई मोमबत्तियां थी। गालिबन उसी वजह से कमरा बेहद खुशगवार था। दाईं तरफ की दीवार पर बहुत नीचे एक खिड़की थी। वो बुजुर्ग बाबा आंखें बंद किए, उन्होंने कुछ फूंका, फिर एक हाथ आगे बढ़ाया और आयशा से बोले, लो। मैंने और रहीम ने हाथ आगे बढ़ाए तो उन्होंने मुठियां हमारे हाथों पर फूंक दी। बुजुर्ग ने आयशा से कहा, असल चीज कुव्वते ईमानी है। मिल तो बहुत कुछ आता है, लेकिन जब सूरत-ए-हाल अपने बस में ना हो तो जो कुछ मिले उस पर तकिया करना चाहिए। मेरे सहन में एकदम से एक सवाल हुआ और फौरन ही मुझे उसका जवाब मिला। अमानतें वापस कर देनी चाहिए। वो ये समझते हैं कि तुम्हारी बका इसमें है तो मांगो और खाओ। उनकी दांत में अगर तुमसे सहूलतें छीन जाए तो तुम उनकी जानिब राग़िब हो जाओगे। ये गलत फहमी उनके दिल से निकालो। वक्त ने जिस तुम्हारी मदद की, तुमको खुद उसका अंदाजा है। चुनाचे इस बात पे भरोसा रखो, जो कुछ है वो तुम्हारे अंदर है और बाहर की हर चीज तुम्हारे लिए बेकार। लाओ वो दे जाओ जो तुम्हारा नहीं, जो तुम्हें जद्दोजहद से रोक सकता है। बस इतना सवाब हासिल कर सकते थे वो कर लिया। दूसरों को भी जद्दोजहद से कर रोकना गैर मुनासिब होगा। हाँ, अगर कभी ये चाहो कि ये तुम्हें वापस मिल जाए तो दुआ करना, लेकिन बात कुछ मुनासिब ना होगी। रहीम तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं एक एक लफ्ज समझा। मैंने बड़े एहतराम के साथ वो तावीज गर्दन से उतारा और उन्हें दे दिया। सारी बातें अपनी जगह,
لیکن کیا واقعی یہ تعویذ تمہارے لیے اہمیت رکھتا تھا؟ اس نے پوچھا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، یہ تو بہت بہتر تھا کہ امانت داروں کو واپس امانت مل گئی۔ قدرت نے تمہیں بڑی فراخ دلی سے نوازا اور یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ بہرحال ہمیں ایک راستہ دیا گیا اور اب وہی راستہ ہمارا معاون ہوگا۔ میں جن لوگوں کو جو کچھ بھی دے چکا تھا ان سے واپسی کا تصور ذہن میں نہ آیا، لیکن ہم نے کچھ کاروبار شروع کیا اور ہمیں اس طرح ترقی حاصل ہونے لگی جو بیان سے باہر ہے۔ لیکن مثلاً ایک دن ایک ایسے شخص نے مجھ سے ملاقات کی جو جدید زمانے کا تھا، لیکن اس کی شکل بورے سادھو سے ملتی تھی۔ وہ کاروباری انداز سے مجھ سے ملا، کہا ایک سادھو اور کہاں جدید سوٹ میں ملبوس یہ شخص۔ اس نے مجھ سے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام ہری چند اور میں آپ کا بڑا نام سن کر یہاں آیا ہوں، آپ کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ نے تو ہمیں چھوڑ ہی دیا، یہ سارے کام آپ کے لیے نہیں، ہم نے تو سنسار کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دی۔ میں نے کہا، اب جبکہ تم نے میرے شبدے کی تصدیق کر دی بابا جی، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تمہاری صحیح کروں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہاری وجہ سے مجھے بہت سے مسئلوں میں آسانی حاصل ہوئی، لیکن تم ایک بات جانتے ہو کہ ہم دین دھرم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں۔ پھر تم سے کاروبار کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم نے تو سوچا کہ تمہیں اچھے برے کی تمیز دلائیں، پر تم تو آخری حد تک پہنچ چکے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ دوسری اہم شخصیت پشپا کی تھی۔ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں وہ مجھے ایک ہوٹل میں ملی۔ وہ میرے پاس پہنچی اور بولی، میں بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں بیٹھو، اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہوں گی جو بے مقصد ہو۔ میں نے زندگی میں تمہارے ساتھ بڑا تعاون کیا، کیا تمہاری یہ بے رحمی ایک اچھا عمل ہے؟ نہیں پشپا، لیکن تمہیں ضرور اس بات کا علم ہوگا کہ سادھو بابا کو میں اپنا موقف بتا چکا ہوں۔ تم سب جس طرح بھی میرے ساتھ پیش آئے یا میرے اور تمہارے درمیان جو بھی رابطے ہوئے وہ بڑے اچھے تھے، لیکن میرے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے۔ معافی چاہتا ہوں پشپا۔ وہ بھی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے بعد جب میں گھر آیا تو نویدا کا ذکر نکلا، اس کے ساتھ ساتھ نشاد کا بھی، تو میں نے کھلے لہجے میں کہا، میں نشاد سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ لوگ دنگ رہ گئے۔ کیوں فیروز بھائی؟ بس وہ مجھے پسند نہیں۔ میرے ختمی لہجے پر سب دنگ رہ گئے۔ اب بات نشاد کے گھر تک پہنچی تو ان لوگوں کو بڑا افسوس ہوا۔ نویدا کا مسئلہ حل ہو چکا تھا۔ اسی رات نویدا بادل نہاستا ہمارے گھر آئی۔ ہنگامی طور پر اس نے مجھ سے ملاقات کی، آنکھیں سوجی تھی، لگتا تھا خوب رو کر آئی۔ ارے کیا بات ہے نویدا؟ شبان بھائی کیا بات ہو گئی؟ پہلے تو آپ نے ایسا کوئی اظہار نہ کیا۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ آپ نشاد باجی کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے یہ بات نشاد سے پوچھی نشیدہ؟ کیا مطلب؟ پہلے نشاد سے اس کے بارے میں پتہ کرو، بری حالت ہے ان کی۔ کیوں؟ آپ نے ان سے شادی کرنے سے جو انکار کیا، میرا خیال ہے وہ بڑی خوش ہوں گی۔ آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، نویدا نے کہا۔ نویدا، نشاد سے تو بات کرو، آپ کو کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ نشاد مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، پوچھ لیں ان سے۔ رو رو کر بری حالت کر دی انہوں نے۔ کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو گیا۔ نویدا پھر رو پڑی۔ رحیم بھی بڑا غمزدہ نظر آ رہا تھا۔ مجبوراً میں نے ان دونوں کو ساری تفصیل بتائی اور وہ دونوں سر پیٹنے لگے۔ ارے ایسی کوئی بات نہیں، نشاد باجی کو ایسے سنجیدہ مذاق کرنے کی عادت ہے، وہ تو دل ہی دل میں آپ کو چاہتی ہے۔ بات بن گئی۔ نشاد اب میری بیوی ہے، نویدا رحیم کی بیگم۔ خدا کا شکر ہے اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ اب کبھی ماضی یاد آتا ہے تو ہفتوں نیند اڑی رہتی ہے۔ انسان کہاں سے آغاز کرتا ہے، کہاں تک آتا ہے اور آگے کیا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی امان عطا فرمائے۔